नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के संडे पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को मिस कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र एक वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको पूरे मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और उसके आंसर को खत्म करने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्न आपको मेजर 12 के अंतर्गत पढ़ना है और किसकी किसकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत में करवाने वाला हूं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा लोक नीति क्या है, इसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, है ना। पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोई भी हालत में पढ़ के जाना है इसको, है ना। उसके बाद दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा में मैं आपको बताऊंगा भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। यह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे में दोस्त मैं आपको बताऊंगा बजट की परिभाषा और भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है उसके बारे में। और यही क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकता है कि बजट की परिभाषा दें तथा एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। यह आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है तथा इसकी उपयोगिता और सीमा क्या क्या है उसके बारे में, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्त आपको मिलने वाला है ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ चुनौतियां और भारत में ई गवर्नेंस के प्रगति का विश्लेषण करें, है ना। इस वीडियो के अंतर्गत में दोस्त मैंने 5 ही क्वेश्चन को बताया है, यहीं तक आपको क्वेश्चन को बताया है और बच गया क्वेश्चन नंबर 6 और ये 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 और इसके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोक नीति क्या है, इसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, है ना। तो आज का प्रश्न हमारा है दोस्त लोक नीति क्या है, इसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक नीति क्या है, इसकी क्या परिभाषा है तथा इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। अब दोस्त अगर हम लोगों को लोक नीति की परिभाषा और इसके प्रमुख विशेषताओं को जानना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर लोक नीति क्या है। तो चलिए एकदम आसान से शब्दों में और इस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीवन में कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अगर लोक नीति का, किसका, लोक नीति का। तो सबसे आसान तरीका याद करने का है लोक। लोक मतलब होता है लोग और नीति का मतलब होता है नियम। तो आपको सीधा कहना है लोगों के सहायता हेतु या तो लोगों के मदद हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। कोई पूछेगा बाबू कि लोक नीति क्या है, तो लोक मतलब होता है लोग और नीति मतलब होता है नियम। तो लोगों की सहायता हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, तो लोक नीति कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है। कोई भी पूछेगा आप आराम से इसको बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं इसकी परिभाषा लिखना रहेगा दोस्त तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि जनता की आवश्यकताओं को, जनता मतलब क्या हो गया, लोग, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्णयों और कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। मैं सीधा सीधा समझिएगा कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, तो लोक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक नीति, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको बताना है कि आखिर लोक नीति क्या है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर लोक नीति क्या है। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा कि लोगों की भलाई हेतु सरकार ने जो नियम बनाया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लोक नीति कहते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है जैसे मान लीजिए जनता की शिक्षा को पूरा करने हेतु सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया। किसके लिए, जनता को मदद करने के लिए, है ना, शिक्षा के अधिकार को पूरा करने के लिए, ठीक है। वह कह रहा था
बच्चों के शिक्षा के लिए मिड डे योजना, नए स्कूल खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, डिजिटल शिक्षा का व्यवस्था करना, ये सब किसके लिए किया गया? तो जनता की शिक्षा के लिए, मीन्स लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के समस्याओं का समाधान करने हेतु। तो इसी नियम को दोस्त हम लोग क्या कहेंगे? लोक नीति कहेंगे। क्या कहेंगे? लोक नीति। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर लोक नीति क्या है ना। अब कह रहा दोस्त, इसे ही लोक नीति कहा जाता है। तो ऊपर में हम लोगों ने देख लिया कि लोक नीति क्या है। अब कह रहा है, आसान शब्दों में अगर इसको हम लोग जानने का प्रयास करें, अगर याद करने के तरीके को देखें, तो इस प्रकार से कह सकते हैं, लोगों के जरूरत एवं समस्या का समाधान हेतु सरकार द्वारा लागू किए गए नियम एवं योजनाओं को ही लोक नीति कहते हैं। ये सबसे सटीक है। याद करने के लिए ऐसे याद रखिएगा कि लोगों के जरूरत एवं समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों और योजनाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लोक नीति कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर लोक नीति क्या है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि लोक नीति के बारे में बताइए, इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए और प्रकार के बारे में बताइए। तो अगर हम लोगों को लोक नीति को समझना है तो सबसे पहले दोस्त इसके पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि आखिर लोक नीति की बात उठी कहाँ से, लोक नीति क्यों शुरू हुआ, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त पृष्ठभूमि। क्या लिखेंगे? पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि में लिखेंगे इस प्रकार से कि हर समाज और देश की जनता की समस्याएं अलग अलग होती है, जैसे कि शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण आदि। इस कारण ना कि जितने भी समाज होते हैं, जितने भी देश की जनता है, सभी जनता की समस्याएं जो अलग अलग होती है। कई जनता में शिक्षा की कमी होती है, तो कोई जगह में बेरोजगारी होती है, तो कोई जगह में गरीबी होती है ना। तो वह कह रहा है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनताओं को अलग अलग समस्याएं होती है। अब अगर इन समस्याओं को हल करने के लिए केवल कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता। मिस कह रहा है कि अगर ये जो समस्या है, इसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कानून बना देंगे तो क्या ये समस्या निपटारा हो पाएगा? नहीं। वही कह रहा है, इन समस्याओं को हल करने के लिए केवल कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक योजना, नियम और क्रियान्वयन की रूपरेखा आवश्यकता होती है। मैं कह रहा ना कि वो जो नियम बनाया जाएगा, वो जो कानून बनाया जाएगा, वो कानून को लागू करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने हेतु जो है ना, एक योजना बनाया जाएगा, नियम बनाया जाएगा, और कैसे कैसे वो कानून पालन होगा उसका रूपरेखा तैयार होगा। और यही कार्य लोक नीति के माध्यम से किया जाता है। ये जो कार्य किया जाता है वो किसके माध्यम से? लोक नीति के माध्यम से। कह दो, लोक नीति दरअसल सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह होती है। लोक नीति क्या करता है? तो ये जो है ना, सरकार और जनता के बीच में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब एक पुल का काम करता है ना। जनता अपनी ज़रूरतें और मांगें सरकार तक पहुंचाती है और सरकार जो है ना, उन्हें पूरा करने के लिए नीतियां बनाती है। जैसे मान लीजिए ये जनता है और ये सरकार है। अगर जनता को कोई तकलीफ हुआ तो जनता जो है अपनी बातों को सरकार को बता रही है, और सरकार जो है क्या करेगी? उनके समस्याओं को सुन के उनके समस्याओं का क्या करेगी? निपटारा करेगी, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। अब कह रहा है दोस्त, लोक नीति की परिभाषाएं। कि आखिर लोक नीति के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया। तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं कि आखिर अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। तो कह रहा है, विभिन्न विद्वानों ने लोक नीति की अलग अलग परिभाषाएं दिया है, जिसमें से पहले हमारे आते हैं थॉमस डाई। अब ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मीन्स कह रहा है, लोक नीति वह सब चीज़ होता है या तो वह नियम होता है जो सरकार करना भी चाहती है और नहीं भी करना चाहती है। ठीक है, ये किसने कहा? तो थॉमस डाई ने कहा। अब दूसरे आते हैं इंस्टन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लोक नीति वह आधिकारिक निर्णय है जो सरकार जनता के लिए लेती है। मीन्स कह रहा है ना कि लोक नीति वह निर्णय होता है जो सरकार किसके लिए चुनता है? जनता के लिए चुनता है या तो जनता के लिए लेता है। ये किसने कहा? इंस्टन ने। फिर तीसरा हमारे आते हैं
डॉर। लेकिन उसके पहले यहाँ जो इंस्टन का परिभाषा कहा गया था उसके तहत कहा गया कि आनी लोक नीति हमेशा सरकारी निर्णय का परिणाम होता है। मीन्स देखिए कहा गया ना, लोक नीति जो बनता है वो हमेशा और हमेशा सरकार के निर्णय के अनुसार से ही बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा हमारा आता है ड्रॉर कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा है कि लोक नीति एक ऐसा मार्ग है जिससे सरकार खास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चुनती है। लोक नीति क्या होता है, तो लोक नीति एक ऐसा रास्ता होता है जो सरकार खास उद्देश्यों के लिए क्या करती है, चुनती है। इससे स्पष्ट होता है, देखिए इसमें कहा गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि लोक नीति दिशा दर्शक मार्ग है। ये जो है ना दिशा दिखाता है लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है। ये कौन बताएं, तो ड्रॉर ने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके परिभाषाओं को समझ गया। अब बारी आती है दोस्त लोक नीति की प्रक्रिया कि आखिर लोक नीति होती कैसे कैसे है। लोक नीति तो हम लोगों ने जान लिया, इसके परिभाषाओं को तो जान लिया, लेकिन आखिर इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो कह रहा है लोक नीति बनने में या तो बनाने में कई चरण शामिल होते हैं। जैसा कि सबसे पहले समस्या की पहचान। लोक नीति अगर बनाया जाएगा, मान लीजिए अगर आपका ही हेल्प करना है हमको, तो आपके समस्या को तो पहले हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे। हाँ, तो वही कह रहा है सबसे पहले समस्या की पहचान होती है। कह रहा है सबसे पहले जनता की समस्या या आवश्यकताओं को पहचाना जाता है। जैसे कि शिक्षा में सुधार करना है, कि बेरोजगारी का समाधान करना है, कि क्या करना है ना। और जब समस्या पता चल जाता है तो कह रहा है उसका कार्यसूची निर्माण होता है कि कैसे कैसे कार्य किया जाएगा। तो वही कह रहा है पहचानी गई समस्याओं में से प्रमुख समस्याओं को नीति निर्माण की सूची में डाला जाता है कि आखिर कैसे कैसे नियम बना करके उसको सलटाया जा सकता है। फिर तीसरा आता है नीति निर्माण, नियम बनाया जाता है। कह रहा है विशेषज्ञ, अधिकारी, राजनेता मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उसके लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए करते क्या है कि वो जो समस्या है उसके समाधान हेतु जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, जो अधिकारी होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और वो समस्या का निपटारा करने का प्रयास करते हैं और योजना बनाते हैं उसका। ठीक है, फिर चौथा नीति का अनुमोदन। मान लीजिए उन्होंने नियम बनाया मिल करके कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। अगर शिक्षा में सुधार है, अगर शिक्षा में सुधार करना है तो शिक्षा के लिए एक नियम बनाया और उसे पारित किया गया। तो वह कह रहा है नीति का अनुमोदन मीन्स कह रहा है सरकार औपचारिक रूप से नीति को स्वीकार करती है और उसे लागू करने का निर्णय लेती है। अब जब ऐसा निर्णय लोगों के द्वारा बनाया जाता है, वहाँ के विशेषज्ञों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, राजनेता के द्वारा, तो सरकार जो है उसको क्या करती है, स्वीकार करती है और लागू करने का निर्णय देती है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और अंत में जो है नीति का कार्यान्वयन होता है। ठीक है, मतलब नीति जो है वो लागू हो जाता है, नियम जो है वो लागू हो जाता है। वही कह रहा है नीति को जमीन पर लागू किया जाता है। जैसे कि शिक्षा नीति का लागू करने के लिए विद्यालय खोले जाते हैं, शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। मीन्स कह रहा है ना कि वो जो नियम वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाता है या तो बनाया जाता है, वो नियम को लागू किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा के लिए नियम बनाया गया है ना, तो उसके लिए विद्यालय चालू किए गए, शिक्षक नियुक्त किया गया, है ना, तरह तरह के काम किए गए। तो ये प्रोसेस होता है। और लास्ट प्रोसेस का होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है, मूल्यांकन करना। मान लीजिए नीति तो बना दिया, लेकिन आखिर ये जो नियम है वो कैसा चल रहा है, क्या ये नियम सही है कि गलत है, उसका जांच भी किया जाएगा। तो वह कह रहा है नीति के परिणामों की जांच किया जाता है ताकि जनता को कितना लाभ हुआ और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार किए जा सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि आखिर लोक नीति की प्रक्रिया क्या क्या होती है। मीन्स अगर नियम बनाया जाता है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। अब बारी आती है लोक नीति की प्रमुख विशेषताओं का कि आखिर लोक नीति जो बनाया जाता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला विशेषता है दोस्त सरकार द्वारा निर्मित। यह जो नीति है, लोक नीति है, वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है ना। वही कह रहा है लोक नीति केवल सरकार बनाती है। कौन बनाती है,
सरकार, ठीक है। निजी संस्था मीन्स प्राइवेट संस्था इसको बना सकती नहीं है। दूसरा कह रहा दोस्त, दूसरा इसका विशेषता है जन कल्याण पर आधारित, यह लोगों के कल्याण पर आधारित होता है। वही कह रहा है इसका उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को सुधारना है, जैसे कि स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, है ना, तरह तरह के नीतियों के माध्यम से जनता के समस्याओं का निपटारा करना और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये उसका दूसरा विशेषता हुआ। तीसरा विशेषता है सार्वजनिक समस्याओं का समाधान, मीन्स जो भी लोगों का समस्या है उसका समाधान किया जाता है इसके अंतर्गत। वही कह रहा कि यह उन समस्याओं पर केंद्रित होती है जो समाज को प्रभावित करती है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्याओं को जो है ना ये हटाने का प्रयास करती है, ठीक है। चौथा इसका विशेषता है दोस्त निर्णय प्रक्रिया का परिणाम। कह रहा है लोक नीति सोच समझकर लिए गए सरकारी निर्णयों का नतीजा होता है। लोक नीति जो बनाया जाता है वो सरकार द्वारा और वहाँ के अंदर काम करने वाले लोगों को सोच समझ के लिए गए फैसलों का निर्णय ये होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये इसका चौथा विशेषता हो गया। अब इसकी पांचवा विशेषता है दोस्त गतिशील प्रकृति। क्या है? गतिशील प्रकृति। अब गतिशील प्रकृति मतलब क्या है? कह रहा है यह स्थायी नहीं होता, यह स्थायी नहीं होता बल्कि समय के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे मान लीजिए अगर बात करते हैं हम ही लोग का, ठीक है, तो बचपन में 1 रुपये में 4 चॉकलेट मिलता था, ठीक है, लेकिन क्या अभी 1 रुपये में 4 चॉकलेट मिलता है? नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि ये जो है ना समय के साथ बदलता है, या जो नियम है वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा नीति पहले भी आया था, लेकिन अब जो है नया शिक्षा नीति आया है जिसको हम लोग NEP कहते हैं, है ना। तो ये समय के साथ जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो पांचवा इसका विशेषता ये है। छठा विशेषता है दोस्त लिखित और प्रमाणिक, मीन्स लोक नीति लिखित दस्तावेज के रूप में होती है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, ये लिखित है, लिखित प्रमाण पत्र के ऐसा ये होता है। तो यहाँ तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लोक नीति के प्रमुख उदाहरण को समझ लेते हैं कि आखिर लोगों के समस्याओं का निपटारा करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए थे, है ना। तो पहला हमारा आया था दोस्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना था, है ना। फिर दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो कब आया था? 2017 में। क्यों आया था? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा कह रहा मनरेगा 2005, ये जो आया था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए आया था, सरकार के द्वारा बनाया गया था। चौथा हर घर जल योजना, ये सब जो आया था वो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या था? लोक नीति था। फिर पांचवा कह रहा है दोस्त डिजिटल इंडिया अभियान। कह रहा है कि तकनीक और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान लागू किया गया, है ना। ये सब हमारे समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर सरकार ने हम लोगों की आवश्यकताओं और समस्या का समाधान करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए थे, ठीक है, लोक नीति बनाया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है लोक नीति का महत्व क्या, आखिर लोक नीति का क्या क्या महत्व होता है। तो पहला समाज की समस्याओं का समाधान करता है। लोक नीति क्या करता है? समाज में जो समस्या है उसका समाधान करता है। दूसरा जनता और सरकार के बीच में संबंध मजबूत करता है। कौन? लोक नीति। तीसरा कह रहा है दोस्त कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है। कौन बनाता है? लोक नीति, है ना। चौथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो आर्थिक नीति, या तो कह सकते हैं लोक नीति, है ना। पांचवा न्याय और समानता सुनिश्चित करती है। यह जो लोक नीति है वो सभी व्यक्तियों को न्याय और समानता जो है देती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके महत्व को भी समझ गया। अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का, लेकिन निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रश्न है आपका मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस का है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट VBI है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है दोस्त सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पे और बिल्कुल आसान शब्दों में मिलेंगे। बस आपको देखना है और ये जो प्रश्न है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो और भी अगर आपको प्रश्न चाहिए होंगे, मतलब VBI क्वेश्चन आपको चाहिए होगा,
तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे वीवीआई क्वेश्चन का आंसर बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए बात आती है निष्कर्ष का दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि लोक नीति किसी भी लोकतांत्रिक देश का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर लोक नीति नहीं है इसका मतलब लोकतांत्रिक देश वो है ही नहीं, है ना। यह केवल सरकारी दस्तावेज नहीं है बल्कि जनता की आशाओं और सरकार की जिम्मेदारियों का प्रतीक है। क्या लोक नीति, इसके माध्यम से सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। किसके माध्यम से? लोक नीति के माध्यम से, और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने का प्रयास करती है ना। कौन? सरकार। ठीक है, लोक नीति तभी सफल होती है जब, कह रहा लोक नीति तभी सफल हो पाएगा जब, कब? तो समस्या का सही पहचान होगा तब, उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा तब, और समय समय पर उसका मूल्यांकन में जांच और सुधार किया जाएगा उसमें, तभी जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। अब अंततः दोस्त हम लोग कह सकते हैं कि लोक नीति सरकार और जनता दोनों के बीच विश्वास और विकास का आधार है। मीन्स कह सकते हैं लोक नीति के बिना मनुष्य जो वो क्या है, अधूरा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि ये जो प्रश्न है आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा ऐसे है, भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में लोक नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से बताइए। अब अगर दोस्त हम लोगों को भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर लोक नीति क्या है। क्या समझना पड़ेगा कि आखिर लोक नीति क्या है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इस प्रकार से बताने वाला हूँ कि आप जीवन भर इसको कभी भूलोगे नहीं, बस आपको सुनना है और देखना है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं लोक नीति का, किसका? लोक नीति का, तो बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्त आपको बताया गया है लोक नीति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक नीति क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला लोक प्लस नीति, जिसमें से लोक का अर्थ लोग होता है और नीति का अर्थ नियम होता है। मिस कह सकते हैं दोस्त लोगों के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नीति। या तो कह सकते हैं दोस्त लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम या योजना को ही क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। कोई पूछेगा कि आखिर लोक नीति क्या है तो आपको सीधा कहना है लोगों के हित के लिए। हित मतलब क्या होता है? फायदा, है ना। तो लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम और योजनाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लोक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नीति। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। या तो बात करते हैं अगर इसके परिभाषा का, तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार से कहेंगे दोस्त कि सरकार द्वारा लोगों की ज़रूरत पूरा करने और समस्याओं का हल निकालने के लिए बनाई गई योजनाओं, नियम और कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। मैं सीधा सीधा क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा लोगों की ज़रूरत पूरा करने और उसके समस्याओं को हल करने के लिए जो योजना बनाई जा रही है, जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? लोक नीति कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए भारत में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत खराब है, शिक्षा का स्थिति खराब है ना। तो शिक्षा के लिए अधिकार बनाया गया या तो शिक्षा के लिए नियम बनाया गया। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा आया था, फिर स्वच्छ भारत मिशन आया, आयुष्मान भारत योजना आया। तो ये क्यों आया? लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्त? लोक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे था कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया, कि आखिर भारत में लोक नीति अगर बनाना है तो उसका निर्माण कैसे कैसे होगा, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम ABCD लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ABCD, तो पहले A लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, फिर C लिखते हैं, फिर D लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई समस्या है तो उसका निपटारा कैसे कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है दोस्त कि भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश में लोक नीति बनाना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबादी विविधता से भरी हुई है। कह रहा ना कि भारत एक विशाल क्षेत्र है और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो नियम बनाना है वो आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना आबादी विविधता में पाई जाती है। मीन्स कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, किसी का भाषा अलग है, किसी का संस्कृति अलग है ना। मीन्स यहाँ के लोग जो है विविधता में पाए जाते हैं।
अलग अलग क्षेत्र होता है, यहाँ पे अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग जातियों में बटे होते हैं, अलग अलग वर्गों में बटे होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग समुदायों में बटे हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पे नियम बनाना जो है ना काफ़ी कठिन है ना। कह रहा है इसलिए लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से होती है। इसलिए यह जो नियम और कानून बनाया जाता है उसको क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है, जिसकी पूरी प्रक्रिया का विवरण जो है ना निम्नलिखित रूपों में समझाया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर अगर कोई नियम बनाता है सरकार तो उसके लिए क्या क्या चीज़ करता है, कैसे कैसे नियम बनाता है। क्या सीधा नियम पारित कर देता है? नहीं, है ना। उसके लिए क्या क्या चीज़ करता है। तो देखिए सबसे पहले है कह रहा समस्या की पहचान। अगर आपके समाज में, आपके गांव के लोगों को कोई समस्या है और आप उसका निपटारा करोगे तो सबसे पहले समस्या जानोगे तब तो पहला काम है समस्या का पहचान करना, समस्या को पहचानना कि आखिर समस्या क्या है। वह कह रहा है लोक नीति निर्माण का पहला चरण है समस्या या आवश्यकता को पहचानना कि आखिर लोगों को किस प्रकार की समस्या है और किस चीज़ की आवश्यकता है ना। अर्थात समाज में जब कोई बड़ी समस्या सामने आती है जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य संकट, पर्यावरण प्रदूषण, तो जनता, मीडिया, आंदोलन या तो रिपोर्ट के माध्यम से यह जो समस्या है वो सबके सामने आती है। हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव में हम लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो ये जो बात है वो मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पहुंचती है, सब लोगों को पता चलती है ना। और जब यह बात सबके सामने आती है तो सरकार उस पर क्या करती है, ध्यान देती है और उसके ऊपर कदम उठाती है। वही कह रहा है कि जब यह समस्या बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है तब सरकार जो है उस पर क्या करती है, ध्यान देती है ना। उदाहरण देखिएगा, कोविड-19 महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या को सरकार ने प्रमुखता से पहचाना। जब कोविड-19 आया था, मीन्स कोरोना आया था, उस समय सरकार को लगा कि कोई वैक्सीन बनाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। उस समय सरकार ने देखा कि लोग जो है इससे क्या है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सरकार ने क्या किया, लोगों के लिए वैक्सीन मंगवाया, है ना, और वैक्सीन दिलवाया। तो वही कह रहा है सबसे पहले समस्या का पहचान किया जाता है कि आखिर समस्या क्या है, और जब समस्या का पहचान हो जाता है तो उसका इलाज चालू करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बिना समस्या जाने हुए आपको सुई दे देता है? नहीं, सबसे पहले क्या करता है, समस्या को जानता है। उसके बाद दूसरा एजेंडा निर्धारण, एजेंडा बनाया जाता है। एजेंडा मतलब क्या होता है, समस्या जब पहचाना जाता है तो समस्या पहचानने के बाद उस समस्या का हल कैसे होगा इस चीज़ के बारे में चर्चा किया जाता है। वही कह रहा है समस्या पहचानने के बाद सरकार उन मुद्दों को चुनती है जिन्हें तुरंत हल करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक समस्या है कि कोरोना आ गया, इसमें से वायरस फैल रहा। एक समस्या है कि गंदा पानी आ रहा है, उसमें से साफ पानी क्या करना है, लोगों को पिलाना है, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी क्या है, कोरोना फैल गया, महामारी फैल गया है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना। तो वही कह रहा है कि समस्या पहचानने के बाद सरकार क्या करती है, मुद्दों को चुनती है कि आखिर ज़रूरी कौन है, तुरंत हल किसको करना है, क्योंकि सभी समस्याओं का एक साथ हल करना संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार तय करती है कि किन समस्याओं को पहले हल किया जाए। कौन, सरकार, ठीक है। और इन्हीं मुद्दों को जो है क्या कहा जाता है, सरकारी एजेंडा कहा जाता है। सरकारी एजेंडा में रखा जाता है, उसको लिख के रखा जाता है कि इस समस्या को हमें हल करना है। उदाहरण देखिएगा, कह रहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास समस्या को एजेंडा में शामिल किया गया। जब प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला गया था उस समय लोगों को आवास की कमी थी, तो ये जो है ना वहाँ के एजेंडा में लिखा गया था कि लोगों को आवास की कमी है तो लोगों को जल्द से जल्द आवास दिलवाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया उसका दूसरा प्रक्रिया। अब इसका तीसरा प्रक्रिया है नीति निर्माण। जब वो समस्या पहचान लेता है तो समस्या पहचानने के बाद वो तय करता है कि सबसे पहले कौन सी समस्या को हल करना है। उसके बाद वो नियम बनाता है। क्या करता है, नियम बनाता है। वही कह रहा है कि इस चरण में चुनी गई समस्या का समाधान तैयार किया जाता है। ये जो चरण होता है उसमें से जो समस्या है उसका समाधान तय होता है कि आखिर वो समस्या का समाधान कैसे होगा। वही कह रहा है इसमें संसद, विधानसभा, विशेषज्ञ, प्रशासनिक
अधिकारी जैसे कि आईपीएस, आईएएस, ये सब समितियां मिल करके क्या करती है, योजना बनाते हैं, ठीक है, कि आखिर इसका निपटारा कैसे किया जाए। कह रहा है कि कई बार विदेशी अनुभवों और सफल मॉडलों का भी सहारा लिया जाता है और ये सब सहारा ले करके जो है ना एक नियम तैयार किया जाता है। क्या नियम या तो योजना तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो कह रहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने के लिए मनरेगा कानून बनाया गया था, ठीक है। तो वही आपका तीसरा हो गया, नीति निर्माण में नियम बनाना। और जब नियम बनाया जाता है तो नियम को लागू भी तो करना पड़ेगा, लेकिन लागू करने से पहले पूछताछ करना पड़ेगा। जो संसद में लोग हैं उससे पूछना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं है इसमें। वह कह रहा है कि अब नीति को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, इसके लिए संसद और विधानसभा में क्या होती है, चर्चा होती है। अगर संसद दोनों सदनों से कानून पास कर दें और राष्ट्रपति को मंजूरी मिल जाए तो नीति लागू करने योग्य बन जाता है। हमें कह रहा है कि संसद में जितने भी लोग हैं अगर सारे लोग इस पे साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह नियम जो है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार जो आरटीई एक्ट आया था 2009 में, ये संसद में पास हुआ, फिर क्या हुआ था, लागू हुआ था, है ना। तो ये चौथा प्रक्रिया था। फिर पांचवा प्रक्रिया आता है नीति कार्यान्वयन। मिस कह सकते हैं जब नीति बनाया गया, नीति में साइन भी हो गया, नियम में साइन भी हो गया, पास भी हो गया, अब वो नीति को लागू किया जाएगा। कह रहा है कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है नीति को जमीन पर उतारना, अर्थात यह नियम कैसे और कहाँ कार्य करेगी इसे प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतें, सरकारी एजेंसियां मिल करके क्या करती है, लागू करती है। मीन्स ये जो नियम है वो कहाँ लागू किया जाना चाहिए, यह योजना किसको देना चाहिए, ये सब लोग मिल करके तय करती है, ठीक है, और इसको क्या करती है, लागू करती है। कह रहा है जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए बजट, संस्थाएं और कर्मचारी नियुक्त किया जाता है और इसी के तहत जो है ना हर जनता को, हर लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए जो है ना कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाना। जब आयुष्मान भारत योजना आया था तो उसके अंतर्गत जो है ना लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कार्ड बनाया गया ताकि लोगों को अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार के योजनाओं को बनाना और उसकी सुविधा के लिए लोगों तक उसको पहुंचाना और कर्मचारियों को नियुक्त करना। उसके बाद छठा क्या होता है, नीति का मूल्यांकन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी नियम हम बना दिए तो उसका जांच भी करना होता है। मान लीजिए डॉक्टर लिख दिया कि आपको जो है ना क्या करना है, मलेरिया का जांच करना है, किसका, मलेरिया का जांच करना है, ठीक है। आप जांच करने दिए, है ना, तो क्या रिपोर्ट आप अपने रख लीजिएगा, नहीं, आप रिपोर्ट जा करके डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये नियम बनाया गया और जब नियम बनाया गया, नियम को लागू किया गया, तब इसका क्या होगा, जांच होगा, है ना, कि क्या ये नियम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि जब कोई नीति या योजना कुछ समय तक लागू हो जाता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्या कह रहा है, जब कोई नीति, जब कोई नियम या तो योजना लागू हो जाता है तो कुछ समय के बाद जो है ना उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका जांच किया जाता है और जांच में देखा जाता है कि आखिर योजना का असर कितना हुआ, क्या योजना का असर हो रहा है कि नहीं। दूसरा, क्या समस्या हल हुई और अभी भी कठिनाई बाकी है। मैं देखिए इसमें से देखा जाता है कि क्या यहाँ जो समस्या थी वो हल हुई कि नहीं, और अगर नहीं हल हुई तो फिर से नियम बनाया जाएगा। वही कह रहा है इस काम में नीति आयोग, संसद की समितियां, मीडिया और स्वतंत्र शोध संस्थान मदद करते हैं, किसमें, इसका जांच करने में। और सातवां इसका प्रक्रिया है नीति में सुधार या तो परिवर्तन। मान लीजिए सब कुछ लागू हो गया, ठीक है, लागू होने के बाद उसका जांच होगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं काम कर रहा है तो नीति में सुधार या तो परिवर्तन भी होगा। वही कह रहा है कि यदि नीति में खामियां पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जाएगा या तो नई नीति बनाई जाती है। उसके साथ साथ कहा जाता है कि समय के साथ नीतियों को बदलना या उसमें सुधार करना भी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नियम भी बदलते जाते हैं।
यह सुधार जो है कई परिस्थितियों, जनता की ज़रूरतें और तकनीकी बदलावों के अनुसार से किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, कह रहा है जीएसटी लागू होने के बाद उसमें बार बार संशोधन किया गया ताकि व्यापारियों और आम जनता को दिक्कतें कम हो, और अभी भी इसमें सुधार हो रहा है ना। तो योजना बना दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कभी सुधार नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर या तो परिस्थिति के अनुसार से उसमें सुधार भी होगा और बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे आता है कि भारत में लोक नीति का महत्व, कि आखिर भारत में जो लोक नीति आया उसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व है जनता की ज़रूरतें पूरा करना। ये क्या करता है, जनता की ज़रूरत को पूरा करता है, चाहे कोई भी ज़रूरत हो, चाहे वो शिक्षा का ज़रूरत हो, स्वास्थ्य का ज़रूरत हो, रोजगार के लिए हो, आवास हो, है ना। ये सारे मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है कौन, लोक नीति। दूसरा समानता और न्याय, कह रहा है कि गरीब, ग्रामीण, वंचित वर्ग और सबको जो है ना ये क्या करता है, समान का अवसर देकर के सामाजिक और आर्थिक असमानता को जो है ना ये घटाता है। ठीक है, मतलब इक्वल करता है सबको। तीसरा आर्थिक विकास में मदद करता है। कैसे, कह रहा है यह जो उद्योग, कृषि और व्यापार को बढ़ावा देकर के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होता है, देश की अर्थव्यवस्था को ये मजबूत करता है। ठीक है, चौथा इसका महत्व है सामाजिक कल्याण। ये समाज का भी कल्याण करता है। जैसे कह रहा है कि महिला, बच्चे, वृद्धा, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे कमजोर वर्गों का भी उत्थान होता है। किससे, तो लोक नीति से। पांचवा कह रहा है कि कानून और व्यवस्था, कह रहा दोस्त कि पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और अपराध रोकने जैसी नीतियां समाज को सुरक्षित बनाती है, और ये सब जो नीति लागू होता है वो लोक नीति के माध्यम से ही होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा, और प्रश्न अगर समझ में आया होगा तो अंत में आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष लिखिएगा इस प्रकार से कि भारत में लोक नीति निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। भारत में लोक नीति का निर्माण करना, इसको बनाना एक लंबा प्रक्रिया है, जिसमें जनता की आवश्यकताओं को पहचानने से लेकर के उसके समाधान तक कई चरण शामिल हैं, है ना। और यही कारण है कि लोक नीति निर्माण को जनता की समस्याओं को दूर करने और समाज के सर्वांगीण विकास का आधार माना गया। किसको, लोक नीति को जो है ना जनता की समस्याओं को दूर करने और समाज का विकास करने का एक आधार माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए VBI होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन है, बजट की परिभाषा दें तथा भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है, इसके बारे में बताएं। ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछेगा कि बजट की परिभाषा दें तथा एक अच्छे बजट की प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। अब अगर दोस्त हम लोग को ये समझना है कि आखिर बजट किसे कहते हैं और बजट के प्रमुख सिद्धांत तथा बजट कैसे तैयार होता है और कैसे पारित होता है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर बजट कहते किसको हैं। अगर हम लोग बजट को समझ जाते हैं तो ये कैसे तैयार होता है, कैसे पारित होता है और इसके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको जानना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, बस आपको सुनना है और ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान जाते हैं, आपको फ़ोन खरीदना है। क्या खरीदना है, फ़ोन खरीदना है। ठीक है, और आप दुकानदार को बोलते हैं कि भैया मुझे एक फ़ोन दिखाइए, है ना। अब दुकानदार आपको पूछता है कि भैया कितना बजट है आपका, मतलब आपके पास कितना पैसा है और आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्त सरकार क्या करता है, कोई देश का सरकार जो है ना वो आने वाले साल की कमाई और खर्चा का योजना बनाता है कि आखिर आने वाला साल में मुझे कितना कमाई होगा और हम कितना खर्च करेंगे। इसी के विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट। आपको कोई पूछेगा दोस्त कि आखिर बजट क्या है, तो आपको कहना है कि सरकार द्वारा आने वाले साल की कमाई और खर्च की योजना का विवरण देना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, बजट कहलाता है। आगे कह रहा है कि यह केवल अनुमान होता है। यह जो बजट तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, ये अनुमान होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स होता है।
ये अनुमान लगाया जाता है कि आखिर आने वाले साल में हम कितना कमाएंगे और कितना हम खर्च कर पाएंगे, है ना। ये सिर्फ अनुमान होता है, कह रहा है आने वाले साल में सरकार कितनी कमाई करेगी और कितना पैसा खर्च करेगी, ये अनुमान लगाया जाता है ना। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर 2026 से 27 का बजट बनाया जाए, कब 2026 से 27 का बजट बनाया जाए, तो इसमें यह बताया जाएगा कि सरकार 2026 और 27 में कितनी टैक्स से कमाई करेगी और कितने पैसे स्कूल, अस्पताल और सड़क आदि में खर्चा करेगी। और इसी का विवरण ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, बजट। आपने कभी सुना होगा दोस्त कि हमारे देश के वित्त मंत्री ने एक बजट तैयार किया, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या होता है कि आने वाले जो साल है उसमें से हमारी जो सरकार है वो कितना पैसा कमाएगी, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो किसी भी चीज़ हो, उससे वो कितना पैसा कमाएगी और किस किस चीज़ में वो पैसा को खर्च करेगी, है ना। और इसका जो विवरण बनता है, जो लिखित प्रमाण होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर बजट क्या है, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा था कि बजट की परिभाषा बताइए। क्या बताइए, बजट की परिभाषा, कि आखिर बजट कहते किसको है। तो कह रहा दोस्त कि बजट एक तरह का योजना होता है। बजट क्या होता है, एक तरह का योजना होता है जिसमें सरकार अपने आने वाले साल के खर्च और आय का विवरण देता है। यही मैंने आपको कहा कि बजट क्या होता है, एक योजना होता है जो सरकार आने वाला साल का खर्च और आय के बारे में बताता है, ठीक है। अगर सरल शब्दों में इसको कहें, आसान शब्दों में कहें, तो कह रहा दोस्त कि यह वह दस्तावेज है जिसमें बताया जाता है कि सरकार कितनी कमाई करेगी और वह पैसे जो है वो कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। क्या कह रहा है कि बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें से बताया जाता है कि सरकार जो है आने वाले साल में कितना कमाई करेगी, कितना कमाएगी और जो पैसा कमाएगी वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी। और इसे हम सरकार का आर्थिक योजना पत्र भी कह सकते हैं। किसे, बजट को जो है ना हम सरकार का आर्थिक योजना पत्र भी कह सकते हैं। कहा जाता है दोस्त कि बजट के माध्यम से सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। किसके माध्यम से, बजट के ही माध्यम से सरकार क्या करता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अगर कोई काम करवाना होता है ना, तो वो पहले बजट तय किया जाता है कि इस साल यहाँ पे ये काम करवाना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बजट के माध्यम से सरकार जो है ना अपने देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और समाज के विकास के लिए पैसे का उपयोग तय करती है कि आखिर ये पैसे का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होना चाहिए। ये कौन करती है, तो सरकार तय करती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा था दोस्त कि आखिर भारत में बजट कैसे तैयार किया जाता है और कैसे ये पारित होता है, इसका वर्णन कीजिए, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में बजट कैसे तैयार होता है और कैसे पारित होता है, इसका विस्तृत वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो बात करते हैं अगर भारत में बजट तैयार करने की, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे बजट की तैयारी। क्या लिखेंगे, बजट की तैयारी। कह रहा है दोस्त कि भारत में बजट की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए की होती है। क्या कह रहा है, भारत में बजट की तैयारी जो है ना, केंद्र मतलब देश के लिए जो सरकार है ना, उसके लिए, और राज्य के लिए जो सरकार है, दोनों के लिए होती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय बजट की रूपरेखा तैयार करता है। कौन, वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्रालय जो है ना, ये बजट का रूपरेखा तैयार करता है जिसमें पिछले साल की आय और खर्च का विवरण लिया जाता है ना, और नए साल के लिए अनुमान लगाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जानकारी लिया जाता है कि उन्हें आने वाले साल में कितने पैसे चाहिए। मीन्स देखिए सीधा से ये कहा गया है कि भारत में बजट तैयार जो है वो कौन करता है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करता है, लेकिन इसका जो रूपरेखा है वो कौन तैयार करता है, वो वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय क्या करता है, तो इसके पीछे वाले साल का ब्यौरा देता है कि आखिर पीछे वाले साल में हम लोगों ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। उसी के अनुसार से आगे साल का अनुमान लगाया जाता है कि आगे साल में हम कितने कमाएंगे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। और ये जो तैयारी है खर्च करने का, उसका ब्यौरा जो है
मंत्रियों से और विभागों से लिया जाता है, सभी विभागों से लिया जाता है कि आखिर आने वाले साल में ये पैसे का खर्च जो है, उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है ना। इसी को कहते हैं बजट की तैयारी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे केंद्रीय बजट। क्या है? केंद्रीय बजट। कह रहा दोस्त, केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो इसका पहला पॉइंट हमारा आता है पूर्व रूपरेखा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार अपने बजट को तैयार करती है तो कैसे तैयार करेगी, है ना। तो ये क्या करती है, पूर्व रूपरेखा बनाता है उसका, ठीक है, कि आखिर कैसे कैसे बजट बनाया जाएगा और कैसे कैसे उसका खर्च किया जाएगा। वही कह रहा है बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय पहले जनवरी फरवरी में पूर्व रूपरेखा तैयार करता है। अगर बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय क्या करता है, जनवरी और फरवरी में ही क्या करता है, पूर्व रूपरेखा तैयार कर लेता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की मंजूरी लिया जाता है। कह रहा है इसके बाद जो है ना, इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जब जनवरी और फरवरी में इसका रूपरेखा तैयार हो जाता है तो इसको मंजूरी के लिए जो है ना कहाँ भेजा जाता है, मंत्रिपरिषद में भेजा जाता है। उसके बाद इसको जो है ना संसद में पेश किया जाता है। कह रहा है आमतौर पर बजट हर साल फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री, है ना। आगे कह रहा है उसके बाद संसद में जो है चर्चा होता है इस बात को लेकर के। कह रहा है बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाता है और संसद जो है ना अपने सुझाव और आपत्तियां वहाँ पर रखते हैं, ठीक है, अपने सुझाव देते हैं कि आखिर इसमें क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च होना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च होना चाहिए। इस चीज़ पे जो है ना वहाँ पे बहस होता है और लोग अपना सुझाव देते हैं तथा आपत्तियां भी जताते हैं। और बाद में जब सब कुछ तय हो जाता है तो इसे पारित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो वही कह रहा है कि चर्चा के बाद विभिन्न हिस्सों को वोट के लिए रखा जाता है। जब चर्चा हो जाता है तो उसके विभिन्न हिस्सों को जो है ना वोट के लिए रखा जाता है और अंत में बजट को संसद द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा पारित किया जाता है और यही बजट सरकार के लिए कानून की तरह काम करता है। ये जो बजट है ना वो सरकार के लिए कानून के जैसा काम करता है। इसमें लिखा हुआ कानून है वो सरकार के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार में बजट कैसे तैयार होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार में आखिर बजट कैसे बनता है। तो कह रहा है कि राज्यों का बजट भी लगभग इसी तरह तैयार होता है जैसे ऊपर में बताया गया है। कह रहा है राज्य का वित्त मंत्री राज्य विधानसभा में बजट पेश करता है। राज्य का जो वित्त मंत्री है ना वो राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पे अपने बजट पेश करता है और विधानसभा द्वारा चर्चा और वोटिंग के बाद जो है ना इसे पारित किया जाता है। जो प्रोसेस ऊपर में था वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम लफड़ा है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा था कि एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए। मीन्स आखिर अगर एक अच्छा बजट आपको बनाना है तो उसके लिए कौन से सिद्धांत को आपको अपनाना पड़ेगा। तो कह रहा दोस्त कि एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन जो है ना वो निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर एक अच्छे बजट को कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है अगर आपको एक अच्छा बजट बनाना है तो उसके लिए सत्यनिष्ठा और सिद्धांत का फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सच्चाई का फॉलो आपको करना पड़ेगा। वही कह रहा है कि बजट में आय और खर्च का सही और वास्तविक अनुमान होना चाहिए। बजट में आप जो बजट तैयार कर रहे हैं उसमें से आने वाला जो इनकम है आपका और जो खर्च होने वाला इनकम है, ठीक है, उसके बारे में सही से अनुमान लगाया जाना चाहिए, है ना। और किसी भी तरीके का गलत या झूठ अनुमान भविष्य में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। और अगर इसमें किसी भी तरह का गलती हुआ या तो झूठ हुआ तो ये जो है ना आने वाले समय में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। मीन्स कह सकते हैं तो बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इसका प्रमुख और पहला सिद्धांत था सत्यनिष्ठा का सिद्धांत, मतलब सत्य का सिद्धांत, है ना। फिर इसका दूसरा सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। अब संतुलन का सिद्धांत क्या है? तो अगर कह रहा है कि बजट में आय और व्यय का संतुलन होना जरूरी है। अगर हम लोग बजट तैयार करते हैं तो बजट में बैलेंस मतलब संतुलन होना क्या है? आवश्यक है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि खर्च उसकी आय से ज़्यादा ना हो। मान लीजिए हम कमाएंगे 10 रुपया, ठीक है, और खर्च करेंगे 20 रुपया, तो ऐसा संभव है? नहीं।
तो वही कह रहा है कि सरकार को ये देख लेना चाहिए पहले कि उसका जो खर्च है उसकी आय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर खर्च ज़्यादा होता है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ सकता है। इसीलिए उसे सही से जो है ना क्या करना चाहिए, बजट तैयार करना चाहिए। फिर उसका तीसरा सिद्धांत है पारदर्शिता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कह रहा है कि बजट में यह साफ लिखा होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च होगा। देखिए बजट जो तैयार होगा उसमें से ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आखिर ये जो पैसा हम कमाएंगे वो कहाँ से कमाएंगे और ये पैसे को हम खर्च कहाँ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जनता और संसद दोनों को पता चलता है कि सरकार का पैसा जो है ना, या तो सरकार जो है वो पैसा किस प्रकार से उपयोग करेगी और कैसे इसका सही से उपयोग होगा। ठीक है, तो इसका तीसरा प्रमुख सिद्धांत ये था। फिर इसके चौथे प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो कह रहा अर्थपूर्णता का सिद्धांत। अब अर्थपूर्णता का सिद्धांत क्या है, तो कह रहा है कि बजट में किए जाने वाले खर्च का समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। मीन्स देखिए कह रहा है कि बजट में आप जो खर्च तय किए हैं वो खर्च का हमारे समाज में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, मीन्स सकारात्मक इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक मतलब फालतू खर्चा से बचना चाहिए। तो ये इसका चौथा प्रमुख सिद्धांत था। और इसका पांचवा प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, और गलती से यहाँ पे पॉइंट छठा हो गया, यहाँ पे पॉइंट नंबर पांचवा होगा। कह रहा है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। कह रहा है बजट में समाज के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अगर आप बजट तैयार करोगे तो बजट में जो है ना समाज के सभी वर्ग को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, है ना, खास करके गरीब और कमजोर वर्ग के विकास के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि विकास के लाभ समान रूप से सभी तक पहुंचे यह देखा जाना चाहिए। मैं देखिए उसमें यह देखा जाना चाहिए कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो अमीर हो, सभी को इसका जो लाभ है वो समान रूप से मिलना चाहिए। ये चीज़ को आपको पहले देखना चाहिए। इसलिए कह रहा है इसका पांचवा सिद्धांत है सामाजिक न्याय। समाज में न्याय होना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने बजट को देख लिया, बजट कैसे तैयार होता है, इसका प्रारूप कैसे बनता है तथा इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये चीज़ भी हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का। लेकिन इसके निष्कर्ष से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस के महासंग्राम वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि इसकी पूरी वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया है। जितने भी VBI क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके महासंग्राम वीडियो को मैं तुरंत बना दूंगा। और अगर आपको इसके VBI क्वेश्चन को देखना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं इसके निष्कर्ष का तो कहेंगे इस प्रकार से कि इस तरह बजट केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। अगर बजट की बात करें तो यह सिर्फ सरकारी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक नीति और योजनाओं का मार्गदर्शक होता है कि आखिर देश जो है आखिर कौन से रास्ते पे चलेगा, कैसे इसका भविष्य जो है वो सुदृढ़ होगा, मतलब कैसे हमारा देश का विकास होगा, है ना। कह रहा है कि एक अच्छा बजट वही होता है जो सही, संतुलित, पारदर्शी और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो। ये क्या कहा जा रहा है कि एक अच्छा बजट वही होता है जो सबके लिए संतुलित हो और सभी वर्ग के लिए क्या हो, एक समान हो, है ना। कह रहा है भारत में बजट का समय पर तैयारी और पारित होना देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए बहुत जरूरी है। मिस भारत में जो बजट तैयार होता है, अगर ये समय पर तैयार हो जाना और समय पर पारित हो जाए तो ये देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। ठीक है, और उसको विकसित कर सकता है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और यह जो क्वेश्चन दोस्त प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव लेवल का हो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है ना। उसके बाद हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्त इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, जिसको हम लोग RTI भी कहते हैं, है ना। इसकी उपयोगिता और सीमाओं की विवेचना कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, उसके बारे में बताइए, इसका कैसे उपयोग किया जाता है
तथा इसका क्या सीमा है। सीमा मतलब समझ रहे हैं, हाँ, ये किस हद तक काम कर सकता है उसके बारे में बताइए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को ये जानना है कि आरटीआई का उपयोग कैसे किया जाता है और इसकी सीमा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर आरटीआई क्या है, अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, बस आपको सुनना है और ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के अर्थ का, किसका, सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के अर्थ का, तो आपको सीधा बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा नियम है जिसके जरिए जनता अपने सरकार से सीधा सवाल पूछ सकती है कि आखिर सरकार क्या काम कर रही है, वह कैसे काम कर रही है, ठीक है, और जो काम कर रही है उसमें कितना खर्च हुआ और ये लाभ किसको मिला, है ना। मैं सीधा सीधा कहिएगा कि जनता जो है अपने सरकार के कामों पे नज़र रख सकती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। जैसे कि उदाहरण से समझिएगा कि अगर सरकार को टेंडर मिला कि सरकार को रोड बनाना है, क्या बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है, वो रोड तो बन गया, लेकिन रोड में आपको शक हुआ कि ये रोड जो है उतनी लागत का नहीं बना जितना लागत इसमें से मिला है ना। अब क्या करते हैं, आप सरकार के सामने जाते हैं और सरकार के सामने आरटीआई अधिनियम लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताइए कि यह जो टेंडर पास हुआ था वो कितने का है, ठीक है, और ये पैसा जो वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ और कैसे कैसे खर्चा हुआ, ठीक है, इस चीज़ का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। वही कह रहा दोस्त कि आरटीआई वह अधिकार है जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकार से यह पूछ सकता है कि वह क्या काम कर रही है। क्या कह रहा है, इसके तहत कोई भी नागरिक जो है वो ये पूछ सकता है कि आखिर वो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, तथा उस काम में कितना पैसा खर्च हुआ और उसका लाभ किसे मिला। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर आरटीआई क्या है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू हुआ। यह जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो यह अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसको आरटीआई एक्ट भी कहा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा दोस्त, इसके द्वारा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनाया गया है। मीन्स देखिए, इसके द्वारा ये जो अधिनियम बनाया गया है उसके द्वारा ये बताया गया है कि जनता जैसे जैसे सरकार से सवाल करेगी वैसे वैसे सरकार को जो है जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, और उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ आरटीआई अधिनियम में कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, उदाहरण के लिए, कि अगर किसी गांव में सड़क बन रही है, अगर कोई गांव में जो है ना क्या बन रहा है, सड़क बन रहा है, और लोगों को शक है कि पैसे की गड़बड़ी हुई है, तो वे क्या कर सकते हैं, आरटीआई लगा करके पूछ सकते हैं कि सड़क बनाने में कितना पैसा आया और किसे दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर किसी सरकारी योजना में लाभ नहीं मिल रहा है ना, तो नागरिक आरटीआई के माध्यम से यह पूछ सकते हैं कि उनका नाम सूची में क्यों नहीं जोड़ा गया, ठीक है। और इस तरह आरटीआई नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार देता है। इसलिए कहा गया है कि आरटीआई एक ऐसा अधिनियम है जिसमें से नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार मिला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट जान गया होगा दोस्त कि आखिर आरटीआई अधिनियम क्या है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों जरूरी है, मीन्स ये जो आरटीआई है वो क्यों जरूरी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सरकार के कोई कामों पे शक है तो आप आरटीआई लगवा करके उस काम का ब्यौरा ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके तहत कहा गया है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी है जनता को सही जानकारी मिलना। अब देखिए क्या कहा गया कि हमारा देश तो लोकतंत्र है ही, है ना, लेकिन लोकतंत्र को सफल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो जनता को सही जानकारी मिलना, है ना। और कह रहा है जब तक नागरिकों को सरकार की कामकाज की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम
आरटीआई एक्ट 2005 बनाया। मीन्स कह रहा है कि भारत के जितने भी लोग हैं अपने लोकतंत्र को बचाने हेतु या तो अपने लोकतंत्र की सफलता हेतु सरकार के कामों पर ध्यान रख सकती है या तो फिर उससे सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया था। कब? 2005 से, है ना। कह रहा है कि यह जो कानून है वो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। कोई पूछेगा कि यह कानून कब से लागू हुआ, तो आपको बताना है कि यह जो कानून है वो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। और इस कानून के तहत भारत का हर नागरिक सरकारी विभागों, दफ्तरों, मंत्रालय, पंचायतों, नगरपालिकाओं और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से भी किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। ठीक है, देखिए यह जो अधिनियम आया इसके तहत कोई भी जनता जो है ना वो क्या कर सकता है, तो सरकारी ऑफिसों से, सरकारी दफ्तर से, सरकारी मंत्रालय से, है ना, या तो कोई भी सरकारी संस्था हो उससे जानकारी मांग सकता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ को समझ गया। अब बारी आती है क्वेश्चन का कि सूचना का अधिकार अधिनियम की उपयोगिता, आखिर ये जो अधिनियम है इसका उपयोग जनता कैसे करेगी और इसका उपयोग क्या है। तो कह रहा दोस्त कि आरटीआई कानून ने आम नागरिकों को बहुत ताकत दिया है। इसकी मुख्य उपयोगिताएं इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आरटीआई की उपयोगिता क्या है, कैसे कैसे ये काम करती है ना। तो पहला है पारदर्शिता बढ़ाना। अब पारदर्शिता मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंसी, कि अगर सरकार कोई भी काम करती है तो उसका पूरा सबूत जो है जनता के सामने रखेगी। वही कह रहा है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है क्योंकि लोग सीधे सवाल पूछ सकते हैं, है ना, और भ्रष्टाचार को छिपाना आसान नहीं होता। इसलिए सरकार को सभी कामकाज का जो है ना क्या रखना पड़ता है, ब्यौरा रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई जवाब उसका पूछे, अगर उसके तहत कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब जो है वो दे सके। ठीक है, कौन? सरकार, है ना। दूसरा, जवाबदेही तय करना। इसका दूसरा उपयोग क्या है, जवाबदेही तय करना। कह रहा है सरकारी अधिकारी और विभाग जनता को जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि ये नियम में ये कहा गया है कि अगर जनता सरकारी अधिकारियों से या तो विभाग से सवाल पूछती है तो सरकारी अधिकारी और विभाग जो है उसका जवाब अवश्य देगी, है ना। इससे वे अपने काम में लापरवाही नहीं कर सकते। कौन? सरकारी अधिकारी और विभाग। ठीक। तीसरा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया। कैसे? कह रहा है कि कई मामलों में आरटीआई का इस्तेमाल कर लोगों ने बड़े बड़े घोटाले को उजागर किया, जैसे कि राशन में, पेंशन में, मनरेगा, ये सब जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार सामने आया था। ठीक है, और ये सब कैसे हुआ, तो जनता के आरटीआई लगाने से, है ना। चौथा इसका उपयोग है नागरिक सशक्तिकरण। कह रहा आरटीआई से आम लोग, चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सरकार से सवाल कर सकता है। क्या कह रहा है, ये जो अधिनियम है इसके तहत कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल कर सकता है, और यह जो है क्या करता है, हमारे लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। ठीक है। फिर पांचवा इसका उपयोग है दोस्त नीतियों पर असर। कह रहा है कि जब नागरिक सवाल पूछते हैं, जब नागरिक क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सरकार पर दबाव बनता है, सरकार पर दबाव बनता है कि वह जो है ना अपनी योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाए। ठीक है, सरकार को इससे लगता है कि जनता जागरूक हो गई है और जनता हर चीज़ का जवाब मांग रही है, इसलिए हर काम को जो है बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। फिर मेरे दोस्त छठा इसका उपयोग है न्याय तक पहुंच। कह रहा ना कि बहुत बार जानकारी छिपाने से लोगों को न्याय नहीं मिलता था, और अब आरटीआई के जरिए वे सारी जानकारी मिलती है, जिससे लोग अदालत या प्रशासन के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख पाता है। इस कहने का अर्थ यह है कि जब पहले आरटीआई अधिनियम नहीं आया था तो लोगों को वो जानकारियां नहीं मिल पाती थी। जैसे मान लीजिए रोड का ही टेंडर आया तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये रोड का टेंडर कितने का है और ये पैसा आखिर गया कहाँ। ठीक है, लेकिन जब से ये अधिनियम आया है तब से प्रत्येक लोगों को
कोई भी टेंडर का सवाल जवाब करने का अधिकार मिल गया है और उसको हर एक चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर आरटीआई का उपयोग कैसे कैसे होता है। अब हमारा क्वेश्चन में ये भी कहा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम की सीमाएं, ये जो अधिकार है उसका सीमा भी है, आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो किस हद तक आप सवाल जवाब कर सकते हैं। वही कहा गया कि हालांकि आरटीआई कानून बहुत उपयोगी है लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी है। जैसे कि पहला हमारा है सूचना देने का समय सीमा। मान लीजिए आपने सरकार से कोई सूचना प्राप्त करना चाहा, ठीक है, तो उसका भी समय सीमा है कि सरकार जो है आपको कितने दिनों के अंदर वो सूचना देगी। तो वही कह रहा है कि कानून के अनुसार सूचना जो है 30 दिनों में मिलना चाहिए, लेकिन कई बार विभाग जो है जानबूझकर देरी कर देती है। देखिए, यह अधिनियम में कहा गया कि अगर आप सरकार से कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब जो है सरकार 30 दिनों के अंदर देगी, लेकिन अगर सरकार भ्रष्टाचार होती है या तो कह सकते हैं भ्रष्ट होती है तो वो जानबूझकर जो है ना क्या करती है 30 दिन से अधिक लगा देती है ना। दूसरा कह रहा जानकारी देने से इनकार। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी विभाग जो है जानकारी देने से इनकार कर देती है। वही कह रहा है कि कुछ मामलों में अधिकारी सुरक्षा, गोपनीयता या अन्य बहाने बना करके जानकारी देने से इनकार कर देता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तीसरा, गलत जानकारी। कई बार विभाग क्या करता है, अधूरी या तो झूठी जानकारी लोगों को दे देता है, जिससे आरटीआई का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है ना। तो ये इसका तीसरा सीमा था। चौथी सीमा की बात करें, कह रहा है जान के खतरे। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई जनता आरटीआई कर देता है कोई कार्यकर्ता के खिलाफ या तो कोई विभाग के खिलाफ, तो वो विभाग जो है ना उसको जान से मारने की धमकी देता है। वही कह रहा है कि कई मामलों में आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है या तो धमकी दिया गया कि उनकी हत्या कर दिया जाएगा। इससे लोग डर के जो है आरटीआई लगाने से पीछे हटते हैं। मान लीजिए अगर आप ही हैं, ठीक है, अगर आपको ही धमकी दिया जाएगा कि अगर तुम इसको वापस नहीं ले गया तो अगर तुम इसको लगाएगा तो तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारे फैमिली को उठवा लेंगे, तुम्हारे फैमिली को मरवा देंगे, तो आप तो डर ही जाइएगा। तो वही कह रहा कि कई मामलों में आरटीआई कार्यकर्ता जो आरटीआई किए हैं, है ना, जो जनता आरटीआई किया है, ठीक है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसको धमकी दिया जाता है और हत्या का क्या किया जाता है, धमकी दिया जाता है, जिससे लोग डर के जो है आरटीआई लगाने से पीछे हट जाते हैं। फिर पांचवा सीमा है जन जागरूकता की कमी। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। कह रहा है बहुत से लोग अभी तक आरटीआई कानून के बारे में ठीक से नहीं जानते, इसलिए इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। कौन? तो लोग, आम जनता, है ना। छठा है दोस्त प्रशासनिक बोझ। कुछ विभागों का कहना है कि बहुत ज़्यादा आरटीआई आवेदन आने से उनका सामान्य कामकाज प्रभावित होता है। देखिए, जो विभाग वाले हैं उनका बहाना ये है ना कि आरटीआई का आवेदन बहुत ज़्यादा आता है और इससे क्या होता है, हमारा जो काम है वो काम हम सही से कर पाते नहीं हैं। तो ये उसकी कुछ सीमाएं थी, है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये समझा कि आखिर आरटीआई के क्या क्या उपयोग है और आरटीआई की क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है, वो किस हद तक काम कर सकती है और किस हद तक काम नहीं कर सकती, क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है ना। अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का, लेकिन निष्कर्ष से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस के महासंग्राम वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि इसके सारे वीडियोस को मैंने बना दिया है। इसके महासंग्राम वीडियो को मैं बना दूंगा, ठीक है। और अगर इसका वीवीआई क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं अगर दोस्त निष्कर्ष का, तो कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। यह एक ऐसा अधिनियम है जो लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। कह रहा है इससे आम जनता को पहली बार ताकत मिली कि वे सरकार से सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं और उनका जवाब भी पा सकते हैं। देखिए, यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत वहाँ के जनता को ताकत मिला, ये शक्ति मिला कि आप सरकार से सीधा क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, है ना। कह रहा आरटीआई ने भ्रष्टाचार कम करने,
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाया। यह जो अधिनियम आया उसने क्या किया, भ्रष्टाचार को कम किया और जो भी सरकारी कामकाज होता है उसमें पारदर्शिता लाया, ठीक है। उसके साथ साथ नागरिकों को जो है वो मजबूत बनाया, है ना। कह रहे दोस्त कि अंततः कहा जा सकता है कि आरटीआई कानून जनता की आंख और कान है, जो सरकार को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने में मदद करता है, ठीक है। सरकार को कहता है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका ब्यौरा जरूर रखें, मीन्स उसका सबूत आप रखें, है ना। यह जो है लोकतंत्र की आत्मा को और मजबूत करता है। कौन? आरटीआई अधिनियम 2005। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को रील करने वाले हैं जिससे एक नहीं 4 प्रश्न बनने वाले हैं। तो वो 4 प्रश्न क्या है? तो वो 4 प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं और ये वीडियो के तहत जो है ना दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसके लाभ और इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि ई गवर्नेंस से संबंधित सरकार द्वारा विभिन्न पहलों, सरकार द्वारा क्या किया गया उसके बारे में बताना है। और डिजिटल युग में ई गवर्नेंस के महत्व को बताना है। उसके साथ साथ चौथा है कि ई गवर्नेंस के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो ये चारों का प्रश्न दोस्तों, मीन्स इसका उत्तर जो है आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि ई गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि ई गवर्नेंस क्या है, तभी तो इसके बारे में जानिएगा, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानिएगा, इसके लाभ के बारे में जानिएगा और इसका महत्व के बारे में जानिएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं ई गवर्नेंस का, तो कह सकते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जनता तक इंटरनेट के थ्रू से पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं इंटरनेट की मदद से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए पहले भी सरकार के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं निकाली जाती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था और भीड़ भड़ाके के कारण लोग जो है वो सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जितने भी सरकार के योजना है, चाहे देख लीजिए लड़कियों को जो है अभी सावित्रीबाई फुले योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त हो रहा है ना। तो सरकार के द्वारा जितने भी सुविधाएं दिया जा रहा है उसको इंटरनेट के मदद से आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ई गवर्नेंस के बारे में समझ लिया कि आखिर ई गवर्नेंस है क्या। अब देखिए यहां बताया जाता है कि ई गवर्नेंस जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला है ई, और ई का अर्थ होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? शासन। मीन्स कह सकते हैं कि सरकार के व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं के जरिए लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा गया है कि ई गवर्नेंस जिसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं, डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं तथा ई शासन भी कहते हैं। मीन्स पूछेगा आपको कि ई गवर्नेंस को क्या क्या कहा जाता है, तो ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट तथा ई शासन भी कहा जाता है। किसको? ई गवर्नेंस को। अब देखिए कहा गया कि इसका कार्य सभी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है। इसका कार्य क्या है कि जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं उसको जो है ना ऑनलाइन के जरिए, मीन्स इंटरनेट के जरिए जनता तक क्या करना है? आसानी से पहुंचाना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ई गवर्नेंस की उत्पत्ति, कि आखिर ई गवर्नेंस का उत्पत्ति जो है, इसका पहला कदम जो है वो कब रखा गया था, है ना। तो कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा की गई इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब? 1970 में, और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई गवर्नेंस की दिशा में जो है ना पहला कदम था। मीन्स यहां से जो है ई गवर्नेंस का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। अब यहां पे बात आता है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत में आखिर क्या क्या कार्य किए जाते हैं।
लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया और वीवीआई क्वेश्चन कुछ करवाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, वहां से जाकर के आप लोग मेरे चैनल से सारे वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो और मैं गारंटी लेता हूं कि यही वीवीआई क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आखिर ई गवर्नेंस के अंतर्गत में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स आज जो हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक है, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ठीक है, जो पेमेंट करते हैं वो सारे के सारे कार्य जो है वो किसके थ्रू से होता है, ई गवर्नेंस के थ्रू से। किसके थ्रू से, ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। मीन्स बैंकिंग के जितने भी सेवाएं हैं सारे के सारे ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। कहा जाता है कि जीएसटी से संबंधित सारे कार्य ऑनलाइन ही कर देते हैं। मीन्स जीएसटी से संबंधित जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कार्य जो है आज ऑनलाइन हो जाते हैं। वो किसका देन है, तो ई गवर्नेंस का ही देन है। तीसरा कहा जाता है कि बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीडीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। मीन्स ई गवर्नेंस के द्वारा ही दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच सारे रिचार्ज वगैरह जितने भी बिल आते हैं सारे के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और ये किसके द्वारा संभव हो सका है, तो ई गवर्नेंस के द्वारा संभव हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन इसी के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसके थ्रू से, ई गवर्नेंस के थ्रू से। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि आयकर रिटर्न फाइल के सभी कार्य ऑनलाइन किया जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स इनकम टैक्स जितने होते हैं, ठीक है, मीन्स आपका हो गया इनकम जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है वो सारे के सारे कार्य जो है ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या ये सब कार्य पॉसिबल था, नहीं। ये जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, सारे के सारे जो है ना आपके ब्लॉक में होते थे, जहां पे एक दिन में किसी का कार्य होता तो नहीं था क्योंकि भीड़ ही इतना ज्यादा होता था। लेकिन आज का युग जो है वो डिजिटल युग हो चुका है। आज हम लोग कहीं से भी और कभी भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मीन्स पहले देखो, पहले क्या होता था कि अगर हम लोग को ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है और हवाई जहाज में सफ़र करना है ना, तो पहले हम लोग को वहीं पे जाकर के स्टेशन में जाकर के क्या करना पड़ता था, टिकट बुक करवाना पड़ता था। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब जो दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट और हवाई जहाज़ की टिकट बुक्स कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस ने हम लोग को आधुनिकता की तरफ खींचा है। आधुनिकता मतलब समझते हैं, हाँ, कि विकसित करने का प्रयास किया। किसने, ई गवर्नेंस ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर ई गवर्नेंस के थ्रू से क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे बातें आती है ई गवर्नेंस के लाभ का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा था कि बताइए कि ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ होते हैं या तो क्या क्या महत्व होते हैं, है ना। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ। ई गवर्नेंस जब चालू हुआ तो इससे क्या हुआ, नए नए व्यवसाय और अवसरों का सृजन हुआ। क्यों, जैसे मान लीजिए सारे काम ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तो प्रज्ञा केंद्र भी तो चाहिए, है ना। तो इससे जो है लाखों कॉमन सर्विसेज सेंटर खुले, मीन्स प्रज्ञा केंद्र खुला, ठीक है, जिससे लाखों लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। अब मान लीजिए सारे कार्य आपका ऑनलाइन होंगे तो सभी लोग तो मोबाइल से करने नहीं जानते होंगे, सभी लोग के पास तो लैपटॉप नहीं होगा, सभी लोग के पास तो कंप्यूटर नहीं होगा, है ना। तो ये कार्य करने के लिए जो है ना बहुत सारे प्रज्ञा केंद्रों का निर्माण हुआ, जिससे जहां पे जो है ना लोगों के सारे सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि ई शासन से समय व धन की बचत होती है। ई शासन से क्या हुआ, मिस ई गवर्नेंस से जो है ना दोस्तों क्या हुआ, समय की और धन की बचत हुई। कैसे, देखिए कहा गया कि पहले अधिकतर कार्य जो है ना कागजी फाइलों पर आधारित होते थे। पहले जितने भी कार्य होते थे वो सारे कागज पे होते थे, लेकिन अब जो है ना ये सब ऐसा रहा नहीं है। ठीक है, पहले कागज से संबंधित सारे कार्य होते थे, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कागज पे होते थे, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। लेकिन अभी जो है
कंप्यूटर का युग आ चुका है और सारे कार्य जो हैं वो कैसे होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू से होते हैं। तो वही कहा गया कि इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है। और अब जो है ना कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं, जिसमें से समय भी बचता है और धन भी, मीन्स पैसा भी दोनों बचता है। ठीक है, 5वां पॉइंट पे कहा है कि इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम जैसे घर बैठे या कहीं भी किया जा सकता है। मीन्स कहा गया है कि इसके साथ साथ कंप्यूटर से आधारित जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य आप घर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास फोन है, लैपटॉप है, तो ये कार्य आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, है ना। फिर देखिए कहा गया कि इससे क्या हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसका 7वां जो विशेषता है और जो लाभ है वो क्या है, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार क्या है कि पहले जब कार्य ऑफिसों में जाकर के करवाना पड़ता था ना, कागजी संबंधी करवाना पड़ता था, तो लोग क्या करते थे, दलाली करते थे। दलाली मतलब समझते हैं, हाँ, कि वो पैसे लेके कार्य करवाते थे। लेकिन अब सारा कार्य क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए अब जो है ना बिचौलियों और दलालों का जो है कुछ चलती नहीं है। ठीक है, 7वां में कहा गया कि लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि की राशि सीधे आ जाती है। मीन्स कहा गया है कि अब जो है ना, मीन्स जो लाभुक होते हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनकी पेंशन की जो राशि है पहले कहीं और आता था। ठीक है, पहले मुखिया के पास आता था, ठीक है, सरपंच के पास आता था, लेकिन अब जो है ना सीधे उनके बैंक खाते में ही उनका पैसा आ जाता है, मीन्स पेंशन की राशि आ जाती है। उसके साथ साथ सरकारी आवास जो है उसका भी राशि जो है कहाँ जाता है, सीधा बैंक खाते में ही आ जाता है, जिसके कारण अब दलाल लोग कुछ कर पाते नहीं है और किसी का बीच में कोई चलता नहीं है। 8वां इसका विशेषता है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होता है, एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। 9वां इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मीन्स कहा गया कि इसके द्वारा नागरिक क्या कर सकते हैं, स्वयं मीन्स खुद भी जो है ना सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोग ई कल्याण का फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना, खुद भी हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो वही कहा गया कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी क्या करते हैं, सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। ये संभव हुआ है तो किसके कारण, ई गवर्नेंस के कारण संभव हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, कहा गया कि ऑनलाइन जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे समय की काफी बचत होती है। इसका 10वां जो लाभ है वो क्या है कि ऑनलाइन जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था क्या, नहीं, पहले आपको ब्लॉक में जाकर के ये सारे कार्य करवाने होते थे। लेकिन अब हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाकर के खुद से जो है हम लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। पहले जब ब्लॉक में हम लोग जाते थे दिन भर वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता था और वो कार्य होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं था। तो ये सारे फायदे जो हैं हम लोग को ई गवर्नेंस के थ्रू से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बातें आती है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस का, किसका, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि ई गवर्नेंस के प्रकार, कि ई गवर्नेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो यह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितना, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला आपका है G2G, मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स सरकार से सरकार। ठीक है, दूसरा आपका है G2C, क्या है, G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। ठीक, तीसरा आपका है G2B, क्या है, G2B कहने का अर्थ है कि सरकार से व्यवसाय के बीच में संबंध। फिर चौथा इसका है G2E, क्या है, G2E जिसमें कह सकते हैं कि सरकार टू एम्प्लॉइज में सरकार से संबंध किसका, कर्मचारियों का। तो इसको दोस्तों इसका वर्णन जो है विस्तृत रूप से हम लोग नीचे में करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है और जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए पहला आपका था G2G, सरकार से सरकार। कहने का अर्थ है कि G2G प्रकार के ई गवर्नेंस में जो है ना सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है। मीन्स ये जो ऐसा माध्यम है जिससे क्या कहा गया कि सरकारी विभाग जो है ना अपने दूसरे सरकारी विभाग से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है और इससे सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।
अब दूसरा क्या है, G2C। G2C क्या है, सरकार से नागरिक, मीन्स नागरिक जो है ना सरकार से डायरेक्टली क्या कर सकती है, सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। वही कहा गया कि G2C उस गवर्नेंस को कहा जाता है जब एक आम नागरिक इसकी मदद से अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि जब एक आम नागरिक अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकार से नागरिक। क्या कहते हैं, सरकार से नागरिक में G2C कहते हैं। अब तीसरा यहां पे आता है G2B। क्या आता है, G2B सरकार से व्यवसाय। क्या, सरकार से व्यवसाय। कहा गया कि G2B के अंदर देश के व्यापारियों की ई गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। मीन्स इसके अंतर्गत जो है ना देश में जो व्यापारी होते हैं उसको सुविधाएं दिया जाता है। इस सुविधाएं के अंतर्गत में जो है व्यापारी घर बैठे ही सरकारी कामों को आसानी से कर पाते हैं। जितने भी कार्य हैं वो क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 में G2E। क्या है, G2E सरकार से कर्मचारी। क्या है, सरकार से कर्मचारी। कहा गया है कि G2E में सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकते हैं। मीन्स कहा गया ना कि इसमें सरकारी कर्मचारी जो है उससे सरकार जो है क्या कर सकती है, सीधे संपर्क कर सकती है और आसानी से संपर्क कर सकती है। तो ये जो है इसके विशेषताएं थे और इसके प्रकार थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि चारों का आंसर मैंने मिला करके इसमें दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।